Good evening, everyone. Good evening. Good. Good morning, good afternoon, good evening. चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मुस्लिम लॉ का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था मुस्लिम लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस्लाम आया कैसे, इस्लाम आने के बाद उसके सोर्सेज क्या हैं, इस्लाम में जो लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं। जब हम एप्लीकेबल करते हैं तो कौन कौन से प्रोविजन है जो एप्लीकेबल करते हैं और कहाँ से डिराइव होता है सोर्स। कोई प्रॉब्लम आई है मुस्लिम लॉ में तो उसका सोल्यूशन हम कहाँ ढूंढेंगे। तो हमने सोर्सेज पढ़े, हमने स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ को पढ़ा, सुन्नी शिया और अदर सोर्सेज स्कूल्स जो इसके अंदर आया वो डेवलप कैसे हुए, ये स्कूल दो थॉट प्रोसेस कैसे आया उसको हमने समझा। आज हम उसका एक मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट्स मैरिज, निकाह। तो मैरिज अगर इस्लाम के आने से पहले हम सोचें, इस्लाम जब आया और मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रमोट किया, मोहम्मद साहब ने, उससे पहले जो इस्लाम में मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही वुमेन्स के लिए, गर्ल्स लेडीज के लिए वो कोई स्टेटस था ही नहीं लेडीज का। इस्लाम के आने से पहले उनको एक वस्तु माना जाता था, एक प्रॉपर्टी माना जाता था, जानवर जैसी उनकी सिचुएशन थी कि शादी से पहले फादर की प्रॉपर्टी होती थी लड़की, और उसमें कुछ पे किया जाता था, और पे करके पे फादर को किया जाता था, और फादर को पे करके लड़की से शादी की जाती थी जिसे निकाह कहा जाता था। और निकाह तो जो लिटरल मीनिंग है वो है यूनियन ऑफ सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ आने के लिए, सेक्स करने के लिए एक तरह का अरेंजमेंट था। और कई तरह के अरेंजमेंट से कोई इसका सोशल स्टेटस नहीं था वुमन का, कोई उसमें एक इमोशनल टच नहीं था, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट था कि आप पीरियड हो सकता था 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए, साल भर के लिए, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते सकती थी। और जब कॉन्ट्रैक्ट में लड़की जाती थी शादी होके, निकाह होके, उसके बाद वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी बन जाती थी, वो उसे कैसे यूज करता। कोई लिमिटेशन नहीं थी कि कितनी शादी होगी। एक आदमी जो है 10 शादी करे, 50 शादी करे या 100 शादी करे, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, कितने टाइम के लिए करे, किससे करे। वो ये लिमिटेशन नहीं थी कि आपको किससे करनी है, किससे नहीं करनी। एक साथ दो बहनों से शादी कर ली, या बहुत सारे ऐसे क्लोज रिलेशन जो आज के टाइम पे प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते, उन टाइम पे कर लिए। तो बहुत सारे लूप होल्स थे, और बहुत सारे लूप होल्स नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेरियोरेटिंग कंडीशन थी उस टाइम पे इस्लाम के आने से पहले। जब इस्लाम आया, मोहम्मद साहब इस्लाम को प्रमोट किया, कुरान की प्रीचिंग्स को उन्होंने दिया, तो उन्होंने मैरिज को, निकाह को एक स्टेटस दिया। निकाह जब आया, और निकाह इनफैक्ट निकाह तो पहले भी था, ये वर्ड पहले भी था, लेकिन जब कुरान के हिसाब से और मोहम्मद साहब के हिसाब से इस मैरिज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसमें लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स आए। वो इंप्रूवमेंट्स इस तरीके से थे कि आप 4 शादी कर सकता है एक आदमी, 4 शादी से ज्यादा नहीं कर सकता। उसके दो पर्पज थे। उस टाइम पे 4 की बजाय एक भी कर सकते थे, लेकिन उसका पॉजिटिव रीजन ये था, एक रीजन तो ये था कि उस टाइम पे शादी अनलिमिटेड आदमी कर सकता था। हिंदू रिलीजन में भी और हिंदू बैकग्राउंड में भी अगर हम एंशियंट में देखें तो राजा महाराजा और कई लोग एक ही शादी करते थे, कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो मोहम्मद साहब जब आए, उन्होंने 4 शादी करने का पर्पज ये था कि उस टाइम कबीला सिस्टम हुआ करता था, और लड़ाई झगड़े, वॉर, रिलीजन को लेके और चीजों को लेके काफी लड़ाइयां होती थी। तो काफी लोग मरते थे, और काफी लेडीज विडो होती थी, बेवा होती थी। तो उसका 4 शादी करने का पर्पज ये था कि एक आदमी कम से कम 4 औरतों को सहारा दे, इज्जत दे, सोशल स्टेटस सोसाइटी में प्रोवाइड कराए, एक पर्पज ये था। और एक वो अनलिमिटेड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको खत्म करने का पर्पज था कि जब 4 शादी एक मेल करेगा तो उसको इक्वल स्टेटस चारों को देना है। अगर वो चारों को इक्वल स्टेटस, उनकी जिम्मेदारी उठाता है, तभी वो जायज है, अदरवाइज वो जायज नहीं है। तो बहुत रिफॉर्म्स इस्लाम के थ्रू चीजों में आए, लेकर मैरिज को, अरेबिक वर्ड जैसे हमने कहा यूनियन ऑफ सेक्सेस होता है, लीगल टर्म है यूनियन ऑफ सेक्सेस का। तो प्री इस्लामिक पोजीशन को हमने समझा कि काफी इरेगुलरिटीज थी, काफी शोषण था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमन था, वुमन का कोई सोशल स्टेटस नहीं था।
इस्लाम के आने के बाद वुमन को अरेबिक कंट्रीज में एक स्टेटस मिला है जो कि वो मिसिंग था, जिसकी कंडीशन जानवर से बदतर थी, जिसकी वैल्यू एक प्रॉपर्टी और एसेट से ज्यादा नहीं थी। इस्लाम ने लाके वुमन को एक सोशल स्टेटस दिया, रेस्पेक्ट दी सोसाइटी में। कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन एक आता है कि मुस्लिम मैरिज का नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है या सेक्रामेंट है। हमने हिंदू में जब पढ़ा था सेकंड सेमेस्टर में, तो वहां पे हिंदू मैरिज को समझा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्रामेंट है, या क्या नेचर है उसका। तो इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी काफी सिमिलैरिटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट से लेके, और मेजरली पहले प्री इस्लामिक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था और कुछ था ही नहीं। अगर प्री इस्लामिक की बात करें तो सिर्फ एक ये था कि पैसा दिया लड़की के बाप को और लड़की से शादी कर ली, लड़की को वो कर लिया, किसने टाइम के लिए किया, क्या किया, वो एक तरीका था। लेकिन इस्लाम, मुस्लिम लॉ में इस्लाम आने के बाद जो लॉ बना, उस लॉ के तहत मैरिज का स्टेटस क्या है, नेचर क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हिदा ने कहा कि मैरिज द लीगल प्रोसेस बाय विच द several process procreation legitimation of children between man and woman is perfectly lawful and valid। तो प्री इस्लामिक पीरियड में एक सिचुएशन थी जिसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं। इस्लाम जब आया तो इस्लाम आने के बाद मैरिज का दो कॉन्सेप्ट बना, दो पर्पज से। एक तो यूनियन ऑफ सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल की जो फिजिकल रिलेशन है उसको लीगलाइज करना, उसको कोई रूप देना, एक स्ट्रक्चर वे में देना कि अनवांटेड तरीके से कुछ भी ओपनली ना हो वो। दूसरा, जो मेल फीमेल से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को लेगिटिमेट करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पेरेंटहुड कहां से आएगा, उसको लीगलाइज करने के लिए मैरिज एक इंस्टीट्यूशन। देखा जैसे बेलिस ने कहा कि निकाह इन अरेबिक मींस यूनियन ऑफ द सेक्सेस एंड कैरीज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड लेजिटिमेट प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अगेन वही बात की गई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करना और चिल्ड्रन के प्रोक्रिएशन को लेजिटिमेट करना। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ईद में देखो आप महमूद जे की डेफिनेशन है, मैरिज अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ इज नॉट अ सैक्रामेंट बट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्लियरली कहा कि सैक्रामेंट नहीं है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सरसा सुलेमान ने कहा मैरिज इज नॉट ओनली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो अ सैक्रामेंट, सैक्रामेंट भी है। अंडर सेक्शन 2 मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 में इसकी डेफिनेशन दी है कि मैरिज और निकाह अमंग मुस्लिम इज अ सॉलेन पैक्ट मिथाक गलित between a man and a woman soliciting each other's life companionship, which in law takes the form of a contract। यहाँ पे बात की गई है each other's life companionship। अगर मैं एक मिनट के लिए आप लोगों से पूछूं कि मैरिज है, मुस्लिम लॉ को हमने समझा कि इसमें अभी तक मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पर्पस रहा है। अगर जनरल वे में समझें तो क्या हम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या सेटलमेंट कह सकते हैं या दोनों कह सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट लाइक मैरिज, सिविल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मैकेनिकल एंड मैरिज इज नॉट जस्ट मैकेनिकल कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। मैरिज को अगर एक्सेप्शन छोड़ दे तो हम कोई फिक्स पीरियड के लिए नहीं करते। उसका पर्पस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होता, उसका पर्पस इमोशनल एंगेजमेंट होता है, एक सोशल एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, और वो सोशल एलिमेंट रिलीजियस तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट कहना तो कंप्लीटली रॉन्ग होगा। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स होते हैं वो यहाँ हो रहे हैं। अगर प्री इस्लामिक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, क्योंकि बेसिकली उसमें बहुत कुछ एडिशनल नहीं था, क्योंकि मैन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, मैन के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती थी कि आप उसकी जिम्मेदारी, तो वो एक प्रॉपर्टी की तरह, एक एसेट की तरह किया। लेकिन अगर इस्लामिक पोस्ट इस्लामिक पीरियड कहें, तो पोस्ट इस्लामिक की बात करें तो फिर हम ये कह जा सकते हैं कि ये सेक्रेमेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की काफी एसेंशियल्स हैं, मेजरली कॉन्ट्रैक्ट है, बट एट द सेम टाइम सेक्रेमेंट भी है। कुछ इसकी सिमिलैरिटीज जो कॉन्ट्रैक्ट से मैच होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, जिन्होंने पुरी पुरी जी, जिन्होंने पहले आंसर नहीं किया किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर करें।
प्रपोजल होता है, कंसिडरेशन होता है, कंसेंट होती है, कैपेसिटी टू पार्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी कैपेसिटी देखी जाती है कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट और नॉट, और ऑफर प्रपोजल हो गया। इसी तरीके से ये सिमिलैरिटीज हमारी निकाह में भी मिलती हैं, जैसे कि ऑफर होता है, प्रपोजल होता है। एक पार्टी ऑफर देती है कि ये वर्ल्ड ये इतने महर पे आपसे निकाह करना चाहते हैं कि आपको कबूल है। दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आता है, तो वो चीज होती है। दूसरी चीज, ऑप्शन टू डिनाई एट द एज ऑफ मेजोरिटी। कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन होता है कि अगर गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसको कैंसिल कर सकता है ऑन अटेनिंग दी मेजोरिटी। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन होता है। सिमिलर प्रोविजन मुस्लिम लॉ में है निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसे बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जहां हम कंसेंट के भी आगे डिटेल में एसेंशियल्स को समझेंगे, तो कंसेंट जरूरी होती है, लेकिन कंसेंट अगर माइनर है, लड़का या लड़की, तो उनके जो गार्जियंस है उनके बिहाफ पे कंसेंट पे शादी कराई जा सकती है। इसमें अगर फादर या ग्रैंडफादर की कंसेंट के बिहाफ पे शादी हुई है, तो एज ऑफ प्रोपर्टी में एज पर मुस्लिम लॉ, बेसिक मुस्लिम लॉ, एज ऑफ प्रोपर्टी का जो ऑप्शन है वो नहीं है माइनर के पास, कि माइनर जब मेजर हुआ और मेजर होने के बाद वो अपनी शादी को नहीं मानता, मना कर दे मानने से। अगर फादर या ग्रैंडफादर ने किए तो वो ये नहीं कर सकता, लेकिन ग्रैंडफादर या फादर के अलावा किसी ने किया तो वो ऑप्शन प्रॉपर्टी उसके पास है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की बात करेंगे, तो वहां पे ये प्रोविजन दिया गया है कि फादर या ग्रैंडफादर ने भी अगर कंसेंट दी है माइनर के बिहाफ पे, तो एज ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है वो उसके पास भी है। तो ये एक सिमिलैरिटी है कॉन्ट्रैक्ट से। जिस तरीके से टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डिसाइड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होंगी, उस तरह से निकाहनामा होता है, और निकाहनामा में लड़का और लड़की आपस में जो टर्म्स हो सकते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक सिमिलैरिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से मैरिज को ब्रीच करने का ऑप्शन जो होता है वो ट्रिपल तलाक, और तलाक की कई सारी किस्में हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, तलाक को जो डिस्कस करेंगे डिवोर्स को, तो वो एक ऑप्शन वहां पर है। अगर हम इस पॉइंट को हिंदू लॉ से, बेसिक हिंदू लॉ से कंपेयर करें, ये ब्रीच ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या ब्रीच ऑफ मैरिज का ऑप्शन हिंदू लॉ में है, हिंदू पर्सनल लॉ में? नो, राइट। तो हिंदू, राइट, हिंदू लॉ में मैरिज को ब्रीच करने का ऑप्शन था ही नहीं, एज पर हिंदू जो अंडरस्टैंडिंग थी। बाद में जो लॉ डेवलप्ड हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है, दैट्स डिवोर्स ऑप्शन आया है, अदरवाइज उसमें नहीं था ये। प्री न्यूट्रल और पोस्ट न्यूट्रल एग्रीमेंट की कंडीशंस हो सकती हैं, ये मतलब ये शादी से पहले और शादी के बाद के टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि सिमिलैरिटी कॉन्ट्रैक्ट से मिलती है। अब कुछ चीजें हैं जो डिफरेंसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से मैच नहीं होते। पहला डिफरेंस तो है इमोशनल एंगेजमेंट होता है, जो कि मैरिज में होता है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। नो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन पे बेस्ड नहीं होता। आप लोग में से कोई मुझे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे सकता है? व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? वी हैव स्टडीड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Insurance contract. Do we all agree with that? Insurance contract is contingent contract. करेक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे किसी कंडीशन पे होता है। इसके अलावा सिमिलर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। डू वी नो अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट? दोनों में डिफरेंस क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट में? वहां पे भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, कंटिंजेंट में विन विन सिचुएशन होती है, और वेजरिंग में लूज और विन होती है, एक लूज करेगा एक विन करेगा। कंटिंजेंट में दोनों विनिंग सिचुएशन है, जिसका मकान नहीं चल रहा उसकी भी विनिंग है, और जिसको इंश्योरेंस पे नहीं करना पड़ा, उसे प्रीमियम मिल रहा है, उसकी भी विनिंग है। डिस्कस करेंगे फिर किसी दिन दोबारा तो जरूरत पड़ी तो। आगे बढ़ते हैं। तो मैरिज में कंटिंजेंट कंडीशन नहीं हो सकती कि ये होगा तो शादी होगी।
डॉवर फिक्स कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ मैरिज हो सकती है कि मेरा डॉवर इतना होगा, महर इतना होगा, और कब कब पेएबल होगा, उस तरह की कंडीशन हो सकती है, पर बेस्ड ऑन कंडीशन मैरिज नहीं हो सकती। फिक्स पीरियड के लिए नहीं होती निकाह जो होता है, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दें, म्यूटा मैरिज एक तरह का एक्सेप्शन है जो फिक्स पीरियड के लिए की जाती थी, उसको अगर छोड़ दें तो निकाह जो होता है वो फिक्स पीरियड के लिए नहीं होता। वो उसमें कोई ये नहीं होता कि 1 साल या 2 साल के लिए करना है। और तीसरा, मैरिज में इमोशनल बॉन्डेज होता है, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कह सकते कि इमोशनल बॉन्डेज होता है।